नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हमारे साथ इस वक्त जो सज्जन बैठे हुए हैं उनका नाम विजय प्रकाश। वह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और इस वक्त भारत सरकार के नीति आयोग से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक पर अपनी एक गाथा लिखी और वह गाथा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक मरीज की तरह वह पटना के चर्चित अस्पताल पारस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुई। उसके बाद जो उनके साथ हुआ उसका जो वर्णन है वह इतना व्यापक और बड़ा है और उसके साथ ही उस वर्णन से निजी अस्पतालों की करतूतों की जो कहानियां शुरू होती हैं वह अनगिनत कहानियों से जाके जुड़ती हैं, जहां तरह तरह की वाकई वारदातें आप देखते और सुनते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय प्रकाश जी हैं, इसलिए सीधे हम उन्हीं से जानते हैं संक्षिप्त में कि असल में उनके साथ क्या हुआ, क्यों उनको यह पोस्ट लिखनी पड़ी और क्या वहां महसूस किया उन्होंने। तो विजय जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। जनज्वार के पाठक यह जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, नीति आयोग से जुड़े हुए हैं, बावजूद यह सिर्फ कैसे घटित हो। जी नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें रखने का, आपने अपनी जो गाथा आपने कही, गाथा सुनाने का। ऐसा है कि पिछले माह मैं एक बार बीमार पड़ गया था। मुझे एक्यूट डायरिया हो गया था और 3 दिनों तक मुझे डायरिया के साथ डायरिया और फीवर था। तो मैं घर पर ही इलाज करा रहा था, लेकिन घर पर इलाज कराते के दौरान जब चौथा दिन बुखार तो खत्म हो गया था लेकिन डायरिया का था, उस दिन मैं फेंट करके गिर गया। जो ये मैं गिरा तो मैं अपने घर पर एक ये रखता हूँ, एक कार्डिया मशीन रखता हूँ जिससे मैं ईकेजी मेजर करता हूँ खुद ही। तो उससे मैंने मेजर किया तो मुझे एट्रियल फिब्रिलेशन, एक हार्ट की बीमारी है, बीमारी मैं नहीं कहूँगा, हमने एक बीमारी है एरिथमिया की, वो मुझे लगा कि उसका अटैक हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तुरंत अस्पताल जाएं, तो हम लोग पारस अस्पताल गए। वहां पर इमरजेंसी में हम लोग भर्ती हुए और भर्ती होने के बाद तुरंत हमारा टेस्ट किया गया और टेस्ट करने में फिर वहां पर भी एट्रियल फिब्रिलेशन आया और लेकिन आधा घंटा के बाद फिर जो दोबारा टेस्ट हुआ तब तक मेरा स्टेबलाइज कर गया था हार्ट। लेकिन चूंकि डायरिया मेरा कंटिन्यू कर रहा था इसलिए इन लोगों ने मुझे एडमिट कर लिया और मुझे भेज दिया आईसीयू में। आईसीयू में खैर एज यूजुअल बहुत सारी दवाएं लिखी गई, बहुत सारे टेस्ट लिखे गए। अब सही है गलत है लेकिन काफी बड़ी संख्या में लिखे गए। मैं उसको क्वेश्चन भी नहीं करता हूं क्योंकि वो डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो क्या लिखेगा। तो उन्होंने लिखा, अच्छा ही था और नेक्स्ट डे तक मेरा डायरिया भी खत्म हो गया। और नेक्स्ट डे मुझे ये कहा गया, मैंने 11 तारीख को मैं भर्ती हुआ था, 12 तारीख को मुझे कहा गया कि ये मुझे वो बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो गई है तो आपको ब्लड चढ़ाना होगा। तो मैंने पूछा कि ब्लड चढ़ाने के लिए मुझे एक और बीमारी है जिसको कहते हैं, बीमारी नहीं मतलब ट्रेट है, हमारे का बॉडी का सिस्टम डिफरेंट है, इसको थैलेसीमिया मेजर का माइनर कहते हैं। थैलेसीमिया माइनर या मेरे लिए थोड़ा सा और एक्यूट है तो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, इसलिए मेरे ब्लड का जो रिपोर्ट होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को बता दिया जाए कि मेरा ब्लड रिपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है तो आपको ट्रीटमेंट में थोड़ा ख्याल रखना होगा। तो थोड़ा सा हमारा हेमोग्लोबिन कम रहता है, थोड़ा हमारा प्लेटलेट कम रहता है, लेकिन वो थोड़े वरीड लगे कि आपका हेमोग्लोबिन कम आ रहा है, आपका प्लेटलेट कम आ रहा है। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, आप और चीजें हो जाएंगी तो ये नॉर्मलाइज कर जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं आपको ब्लड चढ़ाना होगा और उन्होंने मुझको एक बॉटल ब्लड चढ़ाना शुरू करवा दिया। तो मैंने कहा ठीक है, ये डिसीजन उनका है, अच्छा है, चढ़वा दिया। जिसमें ब्लड चढ़ रहा था उसी समय में एक और दवा उन्होंने मंगवाई बाजार से जिसको कहते हैं कॉम्बिथेर। तो कॉम्बिथेर दवा के बारे में जब मैंने पूछा, मैं नॉर्मली पूछता हूं कि कौन सी दवा आप दे रहे हैं क्योंकि मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं, मेरा हेमोग्लोबिन कम रहता है, जैसे आपको बताया मेरा प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं थोड़ा कंसर्न रखता हूं कि हमारे ऐसी दवा ना खाऊं जिसका असर हमारे ब्लड रिपोर्ट पर पड़े या हमारे हार्ट पर पड़े। तो मैंने पूछा कि ये क्यों दवा, कौन सी दवा दे रहे हैं, तो कहा कि कॉम्बिथेर दे रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो मैंने जो पता किया इमीडिएटली, जो इंटरनेट रिसोर्सेज आजकल रहता है, तो पता चला कि ये मलेरिया की दवा है। तो मैंने पूछा क्या मुझे मलेरिया है, मुझे फीवर तो नहीं है, 2 दिन से फीवर नहीं है, तो मुझको
कोई ऐसी शिकायत भी नहीं है, मुझे मेरा ये भी कंट्रोल है, तो फिर मलेरिया क्यों दवा दी जा रही है? तो वो बोला कि नहीं, नर्स ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब लिखे हैं कि हम देंगे ही आपको, आप अगर नहीं दीजिएगा तो मैं लिख दूंगी कि मतलब इन्होंने लेने से मना किया। मैंने कहा कि मैं, आप डॉक्टर से मुझे बात करा दीजिए, या जो अभी यहाँ पर डॉक्टर हैं उनको उनसे मुझको उनसे बात करा दीजिए, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके ही तब लूंगा दवा, अदरवाइज मैं अभी नहीं लूंगा। तो फिर डॉक्टर आए, उनको मैंने अपनी समस्या बताई कि ये इन दवाओं का साइड इफेक्ट होता है जिसका कि हार्ट पर और ब्लड दोनों पर पड़ेगा, इसीलिए मुझको ये दवा नहीं खानी चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरी बात समझी और डॉक्टर से बात किया, और फिर 2-3 दवाएं उन्होंने बंद करा दी इसी कारण से, क्योंकि मेरा निगेटिव रिपोर्ट आया था इसका। इनफैक्ट इसमें मलेरियल पैरासाइट मेरे बॉडी में, इसमें नहीं, ब्लड में नहीं था, इसलिए उन्होंने सारा बंद करा दिया, जो मैं चाहता भी था। खैर, इस दिन की बात तो हो गई। उसके बाद दूसरे दिन मुझे इसमें भेज दिया गया, मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैं वार्ड में गया, मैं एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, और मैं आराम से मैंने रात बिताई, खाना भी खाया। सुबह में भी मैं नॉर्मल था, मेरा स्टूल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल था। ब्रश किया, उस बहुत दिनों से दाढ़ी नहीं बनाई थी, दाढ़ी भी बनाई, स्पॉन्ज किया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सडनली एक नर्स आई, और नर्स ने, वो नर्स कितना ट्रेंड थी वो मैं बता दूं, कि उसने एक, मुझे थायरोनॉम भी लेता हूं मैं सुबह सुबह, तो थायरोनॉम उसने मुझको दिया, लेकिन उसका पूरा बोतल मुझे ही दे दिया और कहा कि आप ही खोल लीजिए। मैंने कहा कि मेरे दाहिने हाथ में कैनूला लगा हुआ है, मैं कैसे खोलूंगा? तो बोली कि नहीं, हमसे नहीं खुलता है, आप ही खोल दीजिए। तो खैर, तब भी मैंने उसी हाथ से लगाए हुए किस तरह से खोला, और फिर उसको दवा दी, उसको दिया कि आप दवा दे दीजिए तो मैं खा लूंगा। फिर 1-2 और दवाएं दी उसने, मैं नॉर्मल रूटीन दवा खा लिया। उसके बाद उसने एक शीशी निकाली जो सुई देने के लिए। तो मैंने पूछा कौन सी ये दवा दे रही हैं आप? तो उसने कहा कि नहीं, ये है, मैं एंटीबायोटिक है। मैंने कहा कौन सा एंटीबायोटिक है? अभी तो सब एंटीबायोटिक तो मुझको पड़ चुका है, अब कौन सा एंटीबायोटिक नया आ रहा है? और ये दवा मुझे पहले नहीं पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो ये एंटीबायोटिक कह करके कुछ वेट भी नहीं की जवाब देने का, वो सीधे गई और उस दवा को उसने डाल दिया इसमें, जो ड्रिप चल रहा था उसी में उसने डाल दिया। तब जब डाल दिया, उस समय में मैं अपने लड़के से बात कर रहा था जो सिंगापुर में है, आराम से मेरी बात हो रही थी, वो हालचाल पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता रहा था। इसी बीच में इन्होंने डाल दिया। जैसे ही इन्होंने डाला, मेरे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में एक्यूट सेंसेशन होने लगा, नीचे से ऊपर तक का, और उसके बाद मेरे इसमें भी सेंसेशन हुआ, मतलब जो पूरा बॉडी जो था वो गर्म होने लगा, और गर्म भी होने लगा, और साथ साथ मुझको एक मेंटल कंफ्यूजन जैसा होने लगा। मुझको पहले लगा कि ये फिर तो एएफ का कोई अटैक तो नहीं हो गया है, या हार्ट अटैक कोई तो नहीं हो रहा है, या ब्रेन ये तो नहीं हो रहा है, कोई ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन हेमोरेज तो नहीं हो रहा है, मतलब क्या, मुझे लगा कुछ समस्या हो रही है। मैंने गेस नहीं किया कि ये ड्रग से इंड्यूस्ड है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि आप कौन सी दवा दे दी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कौन सी दवा अभी दी है? तो कुछ नहीं बोली। मैं तब तक मेरी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, बहुत तेजी से खराब हो रही है। उसके बाद मैं जब जोर से चिल्लाया, तब भी उस नर्स पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। वो धीरे करके आई, और मेरी स्थिति खराब होती जा रही थी। धीरे आई, लेकिन उसने बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने कहा कि आप तुरंत डॉक्टर को बुलाइए, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप डॉक्टर को बुलाइए। लेकिन वो डॉक्टर को तो लाई नहीं, वो जा करके थोड़ी देर में एक ब्लड प्रेशर का इक्विपमेंट लेकर के आई, मेरा ब्लड प्रेशर देखने लगी। और वो दवा कौन सी थी सर? दवा का नाम क्या था? वो मैं बताता हूँ, अभी तुरंत बताता हूँ। तो वो उस दवा का नाम था एपिनेफ दवाई दी थी। एपिनेफ, हाँ, एपिनेफ्रीन है दवा का नाम, एपिनेफ्रीन दवाई। ये उसने बताया नहीं, दवा का नाम भी हमें तो नहीं बताया था उसने। जब ये हुआ, तब हुआ कि कौन सी चीज दी गई है। तब बहुत प्रेशर देने के बाद उसने वो शीशी दिखाई कि यही शीशी हमने दी है। मेरी वाइफ ने उस शीशी का फोटो ले लिया कि कौन सा है, और उसमें एपिनेफ लिखा हुआ था। तो तब तक मेरी लड़की का फोन आ गया। मैं अपने लड़के का फोन तो रख दिया था, लड़की का फोन आ गया। तो उसने पूछा कौन सी दवाई पड़ी है, क्या हुआ है पापा, ठीक है ना? तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तबीयत खराब हो गई है। तो उस लड़की ने बताया कि जो ये तो एपिनेफ तो पड़ता है, जबकि जो इनको ये आस्मेटिक
जब बहुत ज्यादा पल्स डाउन हो जाता है या एलर्जी के केस में ये सब होता है, आवाज बढ़ रही है। जी जी। हाँ, तो उसने कहा कि ये तो एलर्जी की दवा है और ये इनको आजमेटिक पेशेंट को दिया जाता है, एक्यूट केस में दिया जाता है, बहुत एसओएस की दवा है ये तो पापा को नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो इसको तो हार्ट पर उल्टा असर पड़ता है। तो तब तो ये मेरी वाइफ और भी घबरा गई कि ये क्या हो गया है, तो हम लोग को तुरंत करना चाहिए। वो नर्स के इस पर गई, डेस्क पर की ओर गई कि कौन सी दवा दी गई है, किसने प्रिस्क्राइब किया है। तो कोई भी डाटा किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं किया। वहां पर वो फाइल भी उन्होंने नहीं दिखाया कि किसने उसको प्रिस्क्राइब किया, और उल्टा उन्होंने ये कहा कि ये एक एसओएस में लिखा हुआ था, एसओएस के लिए रखा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि एसओएस की तो कोई बात ही नहीं थी, इन्होंने तो कोई कंप्लेंट ही नहीं किया है सुबह से या कल दिन से ही। तो विजय जी, हम आगे आपकी और बात सुनते हैं। मैं एक परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर शकील जुड़ गए हैं। क्या शकील साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आदाब अर्ज़ सर। हाँ, आदाब 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 जी। शकील साहब आप सुन पा रहे हैं। विजय प्रकाश जी के पास वापस लौटेंगे, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं तो आप इनकी कहानी से, इन्होंने लिखा और चीजें वायरल भी हुई हैं, तो ये एपिनेफ्रिन जो दवा है जो इन्हें दी गई है, वह क्या, इनको जो रोग था, इन्होंने बताया कि इनको डिहाइड्रेशन जैसी एक कोई चीज थी और इसके लिए भर्ती हुए ये अस्पताल में, और उसके बाद जो सिलसिला हुआ आपने देखा है। आपकी क्या राय है, क्या इलाज सही हुआ या इनका व्यक्तिगत कोई भय था या फिर गड़बड़ इलाज? जी देखिए, ये तो जितनी बातें हम लोगों ने सुनी विजय प्रकाश जी की, तो उससे कुछ चीजें तो समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें की और क्लैरिटी की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पर कि उनको मलेरिया की दवा प्रिस्क्राइब की गई बिना वजह जाने कि इनको मलेरिया है या नहीं। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट का, वो उसके खिलाफ है। अगर आप मलेरिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप या तो मलेरिया के लिए ब्लड का फिल्म बनाते हैं या फिर कोई टेस्ट करते हैं। दूसरा टेस्ट होता है रैपिड टेस्ट, जिससे कि मलेरिया का पता चल जाए, तभी मलेरिया की दवा देना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, ये जो एपीनेप बोल रहे हैं विजय प्रकाश जी को हम फिर ये पूछना चाहेंगे कि वो एपीनेप था या एपी पेन था। एपी पेन जो है वो प्री लोडेड एपिनेफ्रिन होता है, प्री लोडेड। जैसे जो लोग इंसुलिन की सुई लेते हैं, कैट्रिज की शक्ल में आता है, उसमें आपको इंसुलिन जो है वो बार बार वायल से नहीं खींचना पड़ता है, वो उस सिरिंज में ही प्री लोडेड होता है और आप डोज मॉनिटर करके देते हैं। तो वो एपीनेप था या एपीपेन था ये हमको नहीं पता है, लेकिन दो बातें बतला देना चाहते हैं। एपीनेप था वो, जो कि अच्छा, वो प्री लोडेड सिरिंज था। प्री लोडेड सिरिंज नहीं था, सिरिंज में नहीं था वो अच्छा, बॉटल से लिया उन्होंने। हाँ, प्री लोडेड नहीं था। चलिए, तो एक क्लैरिटी हो गई, क्योंकि एपीपेन जो है वो प्री लोडेड एपिनेफ्रिन है। अच्छा, और उसके साथ अभी तक 1993 से वो शुरू हुआ है, उसका डिवाइस ही प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें के एपिनेफ्रिन लोड किया जाता है। तो उसको 3 बार 4 बार वो फार्मास्यूटिकल कंपनी उसके डिवाइस को वापस ले चुकी है, लेकिन वो इनका मामला नहीं है। एपिनेफ्रिन की दवा का 2 मेजर इंडिकेशन है। या तो कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन जिसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, जिससे कि मरीज शॉक में जा रहा हो, माने ऐसा रिएक्शन, सांस की इतनी तकलीफ हो गई, और तो या तो आप तब देते हैं, या जिनको दम्मा की बीमारी होती है, उस दम्मा की बीमारी का अक्यूट अटैक हो जाए, जिसको स्टेटस आस्मेटिकस कहते हैं, तब एपिनेफ्रिन दिया जाता है। प्रकाश जी बतलाएंगे कि विजय प्रकाश जी के पोस्ट में लिखा था कि वो इनके वेन में दिया गया। तो ये ऐसा हुआ था क्या विजय प्रकाश जी? कि आपके नस में पड़ा? नहीं, ये सब बिल्कुल सही है। जो मुझे और
सलाइन चल रहा था या और चीजें जा रही थी, उसी में जाकर के उसने डाल दिया पूरे एपिनेफ्रिन को। वो जो एक छोटा जहां तक मेरा मेडिकल नॉलेज जाता है, एपिनेफ्रिन कभी नस में दिया नहीं जाता है, एपिनेफ्रिन सबक्यूटेनियस दिया जाता है। अब अगर इधर कोई ऐसा एडवांसमेंट हो गया हो और एपिनेफ्रिन का इंट्रावेनस शॉट मिलने लगा हो तो हमको नहीं पता है, तो वो देखना होगा उस वायल पर कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन का रूट क्या लिखा हुआ। अगर उसमें मेंशन्ड है कि इंट्रावेनस वेनस दिया जा सकता है तब तो ठीक है, और अगर ये इंट्रावेनस नहीं दिया जाना था और तब इंट्रावेनस दिया गया तो दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। जी, तो ये हमारे साथ डॉक्टर शकील हैं, थोड़ा हम और आगे उनसे समझेंगे और कुछ मसले विजय प्रकाश जी से जानते हैं, जो उन्होंने कहा कि उनको जब वहां से विदा किया गया, मतलब जब छोड़ा गया अस्पताल से, तो डिटेल नहीं दी गई। यह हम सब भी कई बार जूझते हैं। कई बार हमारा मरीज जब भर्ती होता, हमारे आपके घरों के लोग भर्ती होते हैं, तो हम ये दिक्कत महसूस करते हैं, फिर हम मरीज के लालच में कई बार नहीं कहना चाहते, फिर आम आदमी भी होता है। लेकिन मैं फिर आपसे ये बता दूं कि रिटायर्ड आईएएस विजय प्रकाश जी नीति आयोग से अभी जुड़े हुए हैं, वह काम करते हैं भारत सरकार के साथ मिलकर। जाहिर तौर पर इस प्रोफाइल से अपरिचित नहीं रहा होगा पारस हॉस्पिटल, बावजूद उसके यह सब झेलना पड़ा। तो थोड़ा एक बार विजय प्रकाश जी बताइए, जो आपके लिखे से मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा आप दर्शकों को बताइए कि असल में जब वहां से आप निकले 3 दिन बाद तो आपको क्या और दिक्कतें हुई। मैं पहले ये क्लियरफाई कर दूं, जो अभी बात एपिनेफ की बात हुई थी, जी जी, 2-3 बातें उससे रिलेटेड भी और चीजें हैं। एक तो मेरे यहाँ कोई एसओएस नहीं था। उन लोगों ने, नर्स ने कहा कि इनका हाथ से पल्स लिया गया था और 63 आया था पल्स, इसीलिए दे दिया गया, तो यही एसओएस समझ करके। तो मेरा ना तो पल्स लिया गया था और 63-64 तो मेरा नॉर्मल रहता है, जो उसके बाद आया था, जबकि ये ड्रग एडमिनिस्टर हो गया था उसके बाद। ये ड्रग एडमिनिस्टर किया गया था इसी में, मतलब थ्रू इंट्रावेनस। ये दोनों कंसर्न की चीजें हैं। तीसरी चीज कि कभी नहीं दिखाया गया कि किसने प्रेस्क्राइब किया था। ये कहीं प्रेस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ, ना प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ना ड्रग लिस्ट जो नर्स को दिया जाता है उसमें भी लिखा हुआ। तो ये फिर क्यों हमारे ड्रॉर में क्यों आया, यह भी मालूम नहीं है किसी को। हमारे ड्रग में आना ही नहीं चाहता, हमारा ड्रग लिस्ट में नहीं था जी। तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरा जो मुद्दा आपने बताया कि जब उसके बाद 4 घंटे के बाद जब डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग रिलीज कर देते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो चाहता भी हूँ रिलीज हो जाना, मैं इस अभी माहौल में रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कोई टेस्ट भी नहीं किया कि फर्दर कि इसका कोई साइड इफेक्ट फर्दर और होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन उन्होंने शायद उनको ज्यादा मालूम होगा कि शायद इसका कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझको 3-4 दिन तक ये जो स्पाइनल कॉर्ड में जो इरिटेशन हो रहा था वो 3-4 दिन तक कंटिन्यू किया। तो उन लोगों ने कहा कि इस तरह से धीरे धीरे वो डाई आउट कर जाएगा। तो जब मैं वहां से डिस्चार्ज हुआ, करीब 2:30 बजे के बाद डिस्चार्ज हुआ, तो मैं तो नहीं देखा, पेपर आ गया। जब मैं घर आया तो मैंने पेपर देखा, तो उसमें कुछ भी जिक्र नहीं था इसमें कि मैं आईसीयू में रहा हूं, उसका जिक्र नहीं था। मुझे ब्लड चढ़ाया गया, इसका जिक्र ना, कुछ जिक्र ही नहीं था। इनफैक्ट सब गोल मटोल बातें लिखी हुई। तीसरा, मुझे किस तरह का टेस्ट किया गया है बहुत ज्यादा, वो भी नहीं लिखा हुआ था। ड्रग लिस्ट हमारे साथ नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि एपिनेफ्रिन मुझे एडमिनिस्टर किया गया, और क्यों किया गया या कैसे किया गया, इसका या उसके प्रभाव का कोई भी जिक्र उसमें नहीं था। तो जब ये नहीं था, तब मैंने एक लेटर लिखा पारस हॉस्पिटल को। पारस हॉस्पिटल के सभी ऑफिसर्स को मैंने लिखा, ऐसा डायरेक्टर को भी लिखा, कि उनके एमडी को भी मैंने भेजा कि आप हमको ये सब पेपर अवेलेबल करा दीजिए, जो ड्रग एडमिनिस्टर हुआ है। ये हमारा राइट है कि हमको जानना है कि हमको ड्रग क्या हुआ है। और दूसरी बात, ये पूरी घटना मैंने लिखी, ड्रग एडमिनिस्टर्ड ड्रग जो ड्रग प्रेस्क्राइब्ड, मैंने इवन और पहली बार मैं देख रहा था कि डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वह भी अटैच नहीं था। तो मैंने कहा कि ये तो गंभीर बात है कि मैं अभी किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा अगर दिखाने के लिए फॉलोअप में भी, तो जाऊंगा कैसे। तब मैंने चिट्ठी लिखी उनको कि भाई आप हमको तुरंत भेज दीजिए ये चीज। तो तब भी वो तुरंत नहीं भेजे। फिर मैंने लेटर लिखा कि आप भेजिए। तब उन्होंने मुझे लिखा कि हम लोग ने एक इंटरनल ये बनाई है, जांच कमेटी बनाई है, और वो जांच करना चाहते हैं।
इसका। मैंने कहा ठीक है, जांच करके आप मुझको रिपोर्ट दीजिए, लेकिन मेरा पेपर तो भेज दीजिए। तब 3-4 आदमी इनके यहाँ से मेरे यहाँ आए, जो उनके सुप्रिटेंडेंट भी थे, जो कंसर्न डॉक्टर भी थे। जिस डॉक्टर ने मुझे इलाज किया था, डॉक्टर चंदन, अच्छा काम किया था, मैंने लिखा है अपने इसमें भी, इमरजेंसी में। वो भी थे। डॉक्टर अंसारी जो ट्रीट कर रहे थे, वो आए थे मेरे पास, मिलने आए, और उन्होंने कहा कि मतलब ये मतलब उन्होंने सब पेपर मुझको दिया, लेकिन जो रिवाइज पेपर दिया उसमें भी ये बात नहीं लिखी हुई थी। तो मैंने कहा कि ये तो मैं एक्सेप्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक कि एपिनेफ जो आपने मुझे दिया है उसके बारे में जिक्र इसमें होगी। आपके प्रिस्क्रिप्शन में भी नहीं है, ड्रग लिस्ट में भी नहीं है, और डिस्चार्ज समरी में भी नहीं। अगर किसी में नहीं है तो आखिर मतलब मैं अगर किसी के पास जाता हूं तो मेरे बॉडी पर क्या दवा दी गई है इसके बारे में मैं कैसे सही डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं। कभी मैं तो नहीं जानता हूं इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, लेकिन कभी अगर साइड इफेक्ट की चर्चा होगी या कोई और दूसरा जिसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो सकता हो, तो ये तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग पोजीशन होगा। तो इसीलिए मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि आप काइंडली भेज दीजिए मुझको फिर से रिवाइज करके। उन्होंने आज तक तो नहीं भेजा है। तो इसलिए तब मैंने ये हार करके मैंने ये चीज फेसबुक पर लिखा। तो डॉक्टर साहब, शकील साहब, एक बार थोड़ा और हम आपके पास आते हैं और थोड़ा समझते हैं इसको कि डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ ये मसला है। मरीजों के इलाज की सही जानकारी, किस डॉक्टर ने कब देखा, क्या दवा दी, क्या इंजेक्शन लगा, ये सिर्फ मतलब एक मरीज का ही अधिकार नहीं है, यह एक मौलिक अधिकार जैसा भी है जिसके शरीर में आप दवा के नाम पर जो कुछ भी डाल रहे हैं। लेकिन ये आमतौर पर ये दिक्कतें की जाती हैं। चूंकि विजय प्रकाश जी थोड़े बड़े आदमी हैं, इसलिए उनकी बात फेसबुक पर भी सुनी गई, हम लोग भी बात कर पा रहे हैं, नहीं तो इस देश में कहाँ कर पाता है आदमी। तो ये सब सामान्य चलन में क्यों है? क्या ये चलन सरकारी अस्पतालों में ही है या सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों की ही ये जरखरीद है? जी शकील साहब। देखिए, हमारे यहाँ प्राइवेट हेल्थ सेक्टर पूरे हिंदुस्तान में, और बिहार कोई अपवाद नहीं है, अनरेगुलेटेड कोई रेगुलेशन नहीं है। अलावा इसके कि एक एक्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें आप रजिस्टर करा लीजिए कि आपकी आधारभूत संरचना में कोई कमी तो नहीं है, बस उसके बाद वो खत्म है। उसके बाद कोई झांकने भी नहीं आएगा कि वो अस्पताल कर क्या रहा है। हम लोग जानते हैं कि कोविड के जमाने में क्या लूट अस्पतालों में मची थी। पूरे हिंदुस्तान के प्राइवेट अस्पतालों की लूट का हम लोग साक्षी रहे हैं। हम डॉक्टर हैं, हमारी वाइफ भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और हम जानते हैं कि वो क्या लूट हुई। लेकिन जब आप जिंदगी और मौत के दर पर खड़े होते हैं ना, तो आप उस लूट के तरफ नहीं देखते, आप अपनी मरीज की जान बचाने की फिक्र में रहते हैं। इस सिलसिले में एक बात ये बतला दें कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने आज से 3 साल पहले, और हम चाहेंगे कि गौर से सुने मेरी बात विजय प्रकाश जी, 3 साल पहले सारे स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि ये सारे अस्पतालों में एक पेशेंट्स राइट्स चार्टर लगना चाहिए। और वो पेशेंट्स राइट्स चार्टर को हम लोग एक कैंपेन से जुड़े हुए हैं जिसको जन स्वास्थ्य अभियान कहते हैं। विजय प्रकाश जी जानते हैं इसका जो ऑल इंडिया कैंपेन है, ये हम लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ बातचीत करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको थोड़ा डाइल्यूट किया, उन अधिकारों को थोड़ा कम किया, लेकिन वो अधिकार है। 3 साल पहले ये चिट्ठी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को लिखी है, और वो चिट्ठी बिहार में भी आई हुई है। 3 साल से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो ये सरकार ने जो छोड़ रखा है ना, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, और कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है, कोई ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। विजय प्रकाश जी कहाँ जाएं अगर ऐसी, या कोई मरीज इस हालत में अगर उसके साथ अन्याय हुआ है इलाज
के दौरान या तो गलत इलाज हुआ है या इलाज से इनकार किया गया है, तो वो कहाँ जाए? कौन सी बॉडी है? थाना में एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। थाना को कुछ कोई लॉ ही नहीं है जिसमें आप थाना में, अभी आप देखिए कि क्या हुआ वहां राजस्थान में, जहां एक लेडी डॉक्टर ने खुदकशी कर ली क्योंकि थाना ने एफआईआर पे उन पर खून का मुकदमा लगा दिया जो लगा नहीं सकते थे वो। तो थाना को तो समझ जाए नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि एक बॉडी हो जो के ओवरसाइट, जैसे ओम्बड्समैन होता है बैंकों में, इंश्योरेंस में, हेल्थ सेक्टर में भी ओम्बड्समैन चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी, और जहां कोई अपना ग्रीवांस लेके जा सके, उनको वो पावर हो, वो रिसोर्सेज हो कि उन ग्रीवांसेस को देख सके। और इसके लिए जरूरी है कि सरकार प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट्स कराए। ऑडिट आप लोग तो जानते होंगे, कैग वाली ऑडिट ना, प्रिस्क्रिप्शन की भी ऑडिट होती है। उनको आईसीयू में जाने की जरूरत थी या नहीं थी तो क्या वजह थी? अगर उनको आईसीयू में जाना था तो कितने दिन रखा गया, क्यों हटाया गया, वापस क्यों आईसीयू में लाया गया? तो ये जब ऑडिट होगा तो ये पता चलेगा कि वाकई जो प्रैक्टिस कोई अस्पताल अपना रहा है वो एथिकल है या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बदकिस्मती ये है कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर मुख्तलिफ सरकारों ने कमजोर ही किया है, हिंदुस्तान में मजबूत करने की पहल नहीं हुई है। तो 90% मरीज प्राइवेटी सेक्टर में जाने के लिए बाध्य होता है। तो थोड़ा हम समझते हैं, आखिरी सवाल के तौर पर खुद पेशेंट विक्टिम कहे विजय प्रकाश जी से, चूंकि खुद नौकरशाही में रहे हैं। विजय जी, थोड़ा पेशेंट और विक्टिम तो हैं आप, लेकिन नौकरशाही के भी साथी रहे, लंबे समय तक नौकरी की है, अभी भी नीति आयोग से जुड़े हैं, उसका एक हिस्सा स्वास्थ्य सेक्टर के लिए भी काम करता है। ये बताइए वो लूप होल कहाँ है और क्या है, जिससे कि पारस हॉस्पिटल हो या मैक्स हॉस्पिटल हो या कोई और हॉस्पिटल हो, नाम क्या लिया जाए, रोज कोई ना कोई कहानी देश भर से आती रहती है। वो लूप होल कहाँ है जहां चूक जाती है सरकार, व्यवस्था, जिसके कारण ये अनियंत्रित रहते हैं और आप जैसे लोगों तक को इलाज का डिटेल नहीं मिल पाता है। जी, वीडियो हाँ, मैं मिस कर गया, आप जो बोल रहे थे बीच में। जी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। मैं ये कह रहा था कि अभी विजय प्रकाश जी, आप एक विक्टिम हैं और एक पेशेंट, लेकिन इसके साथ साथ आप नौकरशाही में, प्रशासन में रहे हैं, अभी भी हैं। मैं ये सिर्फ ये समझना चाहता हूं, हमारे पाठक दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो लूप होल कौन से हैं जिसके कारण अभी पारस हॉस्पिटल के आप विक्टिम हैं, लेकिन ऐसे हजारों प्राइवेट अस्पताल छोटे बड़े शहरों में हैं, रोज कहानियां आती रहती हैं, कुछ आ पाती हैं, कुछ नहीं आ पाती हैं। वो लूप होल कहाँ है जिसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, और इस लड़ाई को आप आगे कहां तक ले जाने वाले हैं, क्योंकि आपसे देश उम्मीद कर सकता है, आप एक सक्षम इंसान। जी नहीं, देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको कई डायमेंशंस हैं जिसको देखने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि पॉलिसी लूपहोल्स काफी हैं। अभी जैसे एक बात जो कि डॉक्टर शकील ने बताया कि एक तरफ तो हमारे पास अप्रोप्रिएट इन्फोर्समेंट एजेंसी ही नहीं है, या हमारे पास पॉलिसी, हाँ, मतलब जाए आदमी तो कहाँ जाए, शिकायत करे तो किससे करे। वो एम्बुड्समैन की बात कर रहे थे। तो वास्तव में एक एम्बुड्समैन टाइप का स्ट्रक्चर तो बनना ही चाहिए। तो एक तरफ जरूरत है कि हम लोग इसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म को, इसकी नहीं जो बात है मैं बताऊं, अच्छा ये वैसे मैं बता दूं, ये वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। दवाएं जो लिखी जाती हैं, ये एक बहुत पुरानी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक इसमें लिखा हुआ है कि हो क्या रहा है, डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। समझिएगा, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। जिस आदमी को पैर काटना हो वही डिसाइड, पैर काटने से फायदा होता हो वही डिसाइड करता है कि पैर काटा जाएगा कि नहीं काटा जाएगा। ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखा जाएगा और उसके बाद उससे उसी को बेनिफिट होता है। तो ये जो डिलेमा है वो सभी चीज में
सर्जरी करना, अनवांटेड सर्जरी करना, अनवांटेड ड्रग्स लिखना, अनवांटेड टेस्ट लिखना। और जो बात कर रहे हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करना या सर्जिकल ऑडिट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नेवरदलेस ये वर्ल्ड वाइड इसका लोग अपोज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं क्या कि डॉक्टर्स एक दूसरे का ये होते हैं, मतलब ओपिनियन डिफर कर सकता है, तो इसलिए वो थोड़ी कठिनाई होती है। नेवरदलेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेगुलर हम लोग अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म में डाल दें कि आपका प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट हो, सर्टेन परसेंटेज जिस तरह से ऑडिट करते हैं, टेस्ट ऑडिट करता है, उस तरह से ऑडिट यहाँ हो, या जब कोई कंप्लेन हो तो उसका टेस्ट ऑडिट जरूर। तो एक तो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म को रखना। दूसरी तरफ जो जरूरी बात ये है कि हम लोगों को पेशेंट अवेयरनेस पैदा करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्वेश्चन करें कि आप जो दवा दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कुछ जो पेशेंट्स चार्टर की बात इन्होंने कही बहुत ही सही है। सभी जगह पर पेशेंट चार्टर्स का लिस्ट भी रहना चाहिए हॉस्पिटल्स में, और दूसरी बात उसको लोगों को मालूम भी रहना चाहिए कि वो क्वेश्चन कर सके। इस क्वेश्चन को इनकरेज भी करने की जरूरत है। अब देखिएगा, जैसे यहाँ फीडबैक का सिस्टम नहीं है। मैं कई हॉस्पिटल्स में गया हूँ और बहुत अच्छा फीडबैक का एक प्रॉब्लम है, ये मतलब की व्यवस्था रहती है। और जब भी आप हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं तो आपसे फीडबैक लिया जाता है। यहाँ तो मुझे कोई पूछा ही नहीं गया क्या हुआ। ये फीडबैक का सिस्टम बहुत वो उनको टोस पर रखता है। और एक अन्य बात जो मैं चाहता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस। डॉक्टर्स तो फिर भी थोड़ा सा बेटर है, नर्सिंग की स्थिति बहुत ही खराब है, पर्टिकुलरली बिहार में। तो मैं जहां कहीं भी गया हूं, सरकारी हो या प्राइवेट, तो सर जब इंस्टीट्यूट ही नहीं खुलेंगे तो क्या होगा? मतलब जब इंस्टीट्यूट ही नहीं, जी हाँ, नहीं, नर्सिंग को इसलिए ये एक दूसरा पॉलिसी गैप है कि हमारे पास नर्सिंग इंस्टीट्यूट अच्छे चाहिए, इसमें भी मैंने कॉलेज भी चाहिए। चलिए, तो आप आखिरी टिप्पणी डॉक्टर साहब से ही लेते हैं। जी जी, एक बात और बताते हैं आपको, सुन लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। ये तो मैं सरकारी की, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में एक और समस्या है जिसको देखने की जरूरत है, वो है प्राइवेट प्रैक्टिस। हम लोगों ने प्राइवेट प्रैक्टिस को अलाउ कर रखा है। मैं ही एक कमेटी का चेयरमैन था जिसमें मैंने रिकमेंड किया है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद कर दिया जाना चाहिए। अभी मैंने रिकमेंड किया था कि जो फील्ड में लोग हैं उनको अलाउ किया जाए, लेकिन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें बंद किया जाए। लेकिन आज तक वो बंद नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ 10 साल करीब हो गया, मेरे 10 साल से ज्यादा ही हो गया मेरे रिपोर्ट का, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। तो वो भी बंद करना जरूरी है, तब आपका शायद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंप्रूव कर जाएगा। तो गवर्नमेंट में भी आपको कई स्तर पर काम करने की जरूरत है, और प्राइवेट में तो ऑब्वियसली बहुत जगह पर काम करने की जरूरत होगी। और हम प्रयास करें कि इन सब दिशाओं में हम कुछ काम करके और देखें कि कुछ उसका, बिल्कुल हम तो कोशिश करते हैं सर। लेकिन डॉक्टर शकील से एक आखिरी टिप्पणी लेते हैं कि डॉक्टर साहब, जब इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, आप दोनों लोगों से, तो इस वक्त हमारे देश में अजान लाउड स्पीकर पर बड़े चैनल बहस कर रहे हो। ऐसे में सवाल ये है सर कि जब हमारे देश में इलाज की सुविधा नगण्य है, आप दोनों लोग, आप प्रशासक रहे, आप डॉक्टर हैं बड़े, आप सबसे बात कर रहा हूं, जरा सोचिए कि 90% से तो हम बात ही नहीं कर पाते। वैसे में जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे प्राइवेट इलाज का हो चाहे सरकारी इलाज का हो, इस कदर ध्वस्त है। तो जब आप जन स्वास्थ्य अभियान चलाते हैं तो उसमें क्या उम्मीद देखते हैं? इन सारी कमियों के बीच में क्या कोई रास्ता, उम्मीद दिखाई देती है? क्योंकि दुनिया में ये माना जाता है कि जन स्वास्थ्य बुनियादी स्वास्थ्य का एक बड़ा रास्ता बन सकता है, खासकर भारत जैसे देशों। जी देखिए, ये तो हमने आपको बतलाया कि ये लंबी लड़ाई होती है जी, और हम लोग इस लड़ाई को निरंतर लड़ते हैं। ये एपिसोडिक नहीं होता है कि 24 घंटे का भारत बंद तो होता नहीं है ये। उसमें ये जरूरी है कि आपको जो दूसरा गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट का जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस है, आप उनकी कितनी मदद ले पाते हैं। हमने बतलाया कि हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, वो भी सरकारी यंत्र है, उसको इस बात के लिए राजी कर पाए, लेकिन हम यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को नहीं राजी कर पाए। तो अब हमको ब्यूरोक्रेसी में वैसे लाइक माइंडेड लोग चाहिए होंगे
जो इसको लागू कर सके। तो ये लंबी लड़ाई है और यही उम्मीद है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लोगों का जी जी अगर कुछ कहना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब ये बातचीत खत्म करता हूं और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विजय प्रकाश, जो आईएएस हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शकील थे, जो जन स्वास्थ्य अभियान में भरोसा रखते हैं और खुद लगे। इन दोनों लोगों ने दो महत्वपूर्ण बातें कही जो हमारे ब्यूरोक्रेसी और सरकार से जुड़ी थी। खुद विजय प्रकाश जी ने कहा कि उन्होंने एक रिकमेंडेशन 10 साल पहले दिया कि प्राइवेट प्रैक्टिस सरकारी डॉक्टर बंद करें, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर शकील कहते हैं कि मानवाधिकार आयोग के जरिए उन्होंने पत्र पहुंचाया सभी राज्यों के सेक्रेटेरिएट्स को कि साहब एक मैनुअल बनाया जाए और पेशेंट मैनुअल हो जो कि अस्पतालों में उनके मानवाधिकार के तौर पर लगाया जाए। यह बहुत मामूली बातें थी, यह पहल थी जिसमें सरकार का कुछ लगना नहीं था, लेकिन यह दो काम भी नहीं हो पाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है वह किस हालत में है, और यह हालत और बदतर होगी क्योंकि जिसको आवाज उठाना है वह आजान पे लगा है या लाउड स्पीकर पर लगा है या फिर वह कहीं बुलडोजर चलवा रहा है। जन ज्वार, जनता की मीडिया।